अस्सलामुअलैकुम। दिस इज शमसुल अमीन और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 दैट इज ऑसिलेशन, फिजिक्स फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 7। सो याद रखिए कि ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एस्पेक्ट ऑफ ईटा इंडिकेट यूएचएस जो भी इंटरेस्ट हो इस चैप्टर से हमेशा जो है एमसीक्यूज आते हैं। सो याद रखिए यू कांट स्किप दिस चैप्टर, सही है। इसकी जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है वो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, हर टाइप को डिटेल से डिस्कस करेंगे। सो याद रखें कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें हम पढ़ेंगे ऑसिलेशन, दूसरा हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, सर्कुलर मोशन से एसएचएम, सिंपल पेंडुलम पढ़ेंगे, फिर फ्री एंड फोर्स ऑसिलेशन, मास स्प्रिंग सिस्टम, इसके अलावा रेजोनेंस, फिर पढ़ेंगे वेव फॉर्म ऑफ एसएचएम एंड द लास्ट फेज, और फेज के बाद डैम्प ऑसिलेशन और फिर समरी। नाउ बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर लेट्स डिस्कस कि सबसे पहले हमारे पास जो है व्हाट इज पीरियाडिक मोशन। कि पीरियाडिक मोशन क्या है। पीरियाडिक मोशन हमारे पास हर वो मोशन है जो रिपीट करता है अपने आप को एक रेगुलर इंटरवल के बाद। फॉर एग्जांपल अगर हम अर्थ को देखते तो ये हमारे पास क्या है, अर्थ है जो रिवॉल्व कर रही है अराउंड द सन। तो ये अर्थ जो है 365 डेज में या एक साल में जो है एक चक्कर कंप्लीट कर देता है, और फिर एक साल बाद ये जो है स्टॉप नहीं करता बल्कि एक दूसरा चक्कर जो है स्टार्ट कर लेता है। सो दिस इज ऑसिलेशन, सॉरी दिस इज पीरियाडिक मोशन। अब दूसरा जो है अगर हम देख ले तो ये अर्थ जो है अपनी जगह पर जो है रोटेट हो रहा है ऑन इट्स एक्सिस, और ये एक रोटेशन जो है ये हमारे पास एक दिन लेता है। सो ये भी हमारे पास पीरियाडिक मोशन है। एंड द थर्ड वन इज ये जो अर्थ के साथ साथ आप रिवॉल्विंग बॉडी देख रही है, दिस इज द मून। सो ये मून जो है एक 30 दिन में एक चक्कर कंप्लीट करती है, और ये फिर 30 दिन के बाद दूसरा चक्कर स्टार्ट कर लेती है। सो दिस मोशन ऑफ मून इज व्हाट, ये भी हमारे पास जो है ये पीरियाडिक मोशन है। सो पीरियाडिक मोशन इन शॉर्ट हमारे पास हर वो मोशन होती है जो अपने आप को रिपीट कर लेती है एक रेगुलर इंटरवल के बाद। तो दिस वाज पीरियाडिक मोशन। नाउ द नेक्स्ट इज oscillation, सॉरी पीरियाडिक मोशन। सो ये देखिए कि ये जो घंटे की घड़ी है हमारे पास, ये भी हमारे पास एग्जांपल है किस चीज़ की, ये भी हमारे पास एग्जांपल है एक पीरियाडिक मोशन की, क्योंकि 12 घंटों में ये 10 पर अभी ये घड़ी है 9 पर। सो 12 घंटे बाद जो है ये 9 के आवर की घड़ी दोबारा यहाँ पर पहुंच जाएगी। सो ये हमारे पास क्या है, पीरियाडिक मोशन। ये मिनट की घड़ी जो है दिस वन, ये भी हमारे पास 60 मिनट में एक चक्कर लगाती है, और सेकंड की घड़ी जो है ये हमारे पास 60 सेकंड में एक चक्कर कंप्लीट कर लेती है। सो ये तीनों की तीनों हमारे पास क्या है, ये तीनों की तीनों हमारे पास जो है कुछ ना कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम। सो ये थी हमारे पास एग्जांपल ऑफ पीरियाडिक मोशन। अब दूसरी जो मोशन है हमारे पास दैट इज ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन हमारे पास वो मोशन होगी जो हमारे पास टू एंड फ्रो होगी, और ये पीरियाडिक भी होगी, मतलब ये एक टाइम के बाद अपनी मोशन को जो है वो रिपीट करती होगी। सो दिस इज ऑसिलेटरी मोशन। फॉर एग्जाम्पल अब अगर हम इस पेंडुलम के देख ले तो ये राइट पर जा रही है और फिर लेफ्ट पर जा रही है, ये टू एंड फ्रो मोशन है और फिर पीरियाडिक भी है। इस पेंडुलम को अगर हम देख ले तो ये अब राइट पर आ गई, फिर लेफ्ट पर चली गई, अगेन राइट फिर लेफ्ट। सो ये मोशन जो है ये हमारे पास टू एंड फ्रो भी है और ये पीरियाडिक भी है। इस कॉलम में जो फ्लूइड इसको अगर हम देख ले तो ये यहाँ से यहाँ तक अगेन चलती जा रही है, ऊपर नीचे टू एंड फ्रो, और एक खास टाइम के बाद ये रिपीट कर रही है। अब ये मास जो है ये जो हैंग हो रही है जो स्प्रिंग से, ये भी नीचे की तरफ यहाँ पर आ जाती है और फिर टॉप पर यहाँ चली जाती है। सो ये इस इन दो पॉइंट्स के बीचों बीच जो है टू एंड फ्रो मोशन करती है और एक खास टाइम में ये रिपीट होती है। सो दिस इज
ऑसिलेटरी मोशन। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो हमारे पास एक स्पेसिफिक टाइप है जो हमारे पास टू एंड फ्रो होती है, पीरियाडिक होती है और ये हमारे पास एक मीन पोजीशन के राइट और लेफ्ट पर चलती जाती है। अगर हम यहाँ पर देख लें तो ये बॉडी जो है पहले राइट पर आती है, ये जो पॉइंट है दिस इज द मीन पॉइंट, और फिर लेफ्ट पर चली जाती है। अब सपोज हम ये देख ले कि हमारे पास यही बॉडी हैंग हो रही थी स्टार्ट में, तो ये हमारे पास इस तरह हैंग होती है। अगर इस बॉडी पर हम यहाँ पर फोर्स लगाए राइट डायरेक्शन में, यहाँ पर अगर ले आए यहाँ पर और फिर उसको छोड़ दे, तो ये जो है ये कोशिश करेगी कि अपनी इस पॉइंट को जो ओरिजिनल पॉइंट है ए यहाँ पर आ जाए। तो जो फोर्स हमने अप्लाई किया होता है इस बॉडी को इस एक्स डिस्टेंस पर डिस्प्लेस करने के बाद, तो ये चाहेगी कि ये अपनी बॉडी जो है ये अपनी पोजीशन रिस्टोर कर ले। सो एक नया फोर्स यहाँ पर अपियर हो जाएगा एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स। इस बॉडी को अगर हम देख ले, इसको अगर हम यहाँ पर ले आए तो हम राइट पर फोर्स लगाएंगे, लेकिन लेफ्ट पर हमारे पास एक फोर्स होता है एंड दैट फोर्स इज व्हाट, दैट फोर्स इज द रिस्टोरिंग फोर्स। और ये रिस्टोरिंग फोर्स चाहेगा कि ये बॉडी अपनी जगह को दोबारा हासिल कर ले। सो इसको जब हम छोड़ लेते हैं तो ये बॉडी यहाँ पर आ जाती है, लेकिन इनर्शिया की वजह से ये रुकती नहीं बल्कि ये पोजीशन पर आ जाती है। इसको हम आगे डिस्कस कर लेंगे। सो ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है हमारे साथ, ये हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शन है डिस्प्लेसमेंट को, लेकिन इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है, इसलिए इसको हम नेगेटिव कंसीडर कर लेंगे। अब ये के जो है ये के हमारे पास जो यहाँ पर आई है, ये हमारे पास क्या है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट है। के हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, दिस इज एफ डिवाइड बाई एक्स। अगर हम एफ की जगह न्यूटन लिखे, एक्स की जगह मीटर लिखे, तो न्यूटन मीटर जो ये हमारे पास क्या है, ऐसा यूनिट है हमारे पास के का, स्प्रिंग कांस्टेंट का, और डायमेंशन हमारे पास न्यूटन का mt-2 आ जाएगा सारी के का। सही है। तो ये आप लोग नोट कर ले, इसका यूनिट और डायमेंशन दोनों जो है ये एंट्री टेस्ट में आते हैं। नाउ नाउ ये जो फोर्स हम अप्लाई करते हैं दिस इज इक्वल टू एफ। जो फोर्स हमने अप्लाई किया था इस बॉडी को यहाँ से यहाँ ले जाने में, वो फोर्स हमारे पास किस चीज़ के बराबर था, एफ इज इक्वल टू एम है। और ये जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है इस डायरेक्शन में, एफ रिस्टोरिंग, वो हमारे पास किसके बराबर है, माइनस के एक्स। अब ये दोनों फोर्सेस जो है ये इक्वल होंगे। सो यहाँ पर हम लिखेंगे जो अप्लाइड फोर्स है और इस साइड पे हम लिखेंगे जो रिस्टोरिंग फोर्स है। यहाँ पर इस के को अगर हम राइट साइड पर ले आए, एम को डिवीजन में ले जाए, तो ये हमारे पास इस तरह का इक्वेशन बनेगा। यहाँ पर के और एम दोनों हमारे पास क्या है, के भी कांस्टेंट है, एम जो मास ऑफ द बॉडी है कांस्टेंट है। सो जो एक्सीलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। अब ये जो है ये हमारे पास डिफिनीशन है एस एच एम का। हर हो वो मोशन जिसमें हमारे पास जो है डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वो हमारे पास क्या है, दैट इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। नाउ कुछ टर्म्स है हमारे पास जो बहुत ही ज़रूरी है व्हेन वी डील्स विद द सिंपल पेंडुलम या सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स है दैट इज द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड हमारे पास वो पीरियड होता है जिसमें एक बॉडी जो है एक साइकिल कंप्लीट करती है। सही है। ये हमारे पास वो टाइम है जिसमें बॉडी जो है अपनी साइकिल कंप्लीट कर लेती है। एंड इफ यू वांट टू फाइंड द इक्वेशन, तो हमारे पास ये एक बेसिक इक्वेशन है फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बीच की, एंगुलर ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। ये भी हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शन है टाइम पीरियड का। सो इस फ्रीक्वेंसी की जगह मैं वो टी लिख लेता हूँ, और इस टी को अगर मैं लेफ्ट पर ले आऊँ तो हमारे पास ये एक इक्वेशन बनेगा जो हमारे पास बेसिक इक्वेशन है किस चीज़ का, बेसिक इक्वेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन का। सो याद रखें कि हर सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन हमारे पास टाइम पीरियड का क्या होगा, t इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइड बाई ओमेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ये जो ओमेगा की वैल्यू है हमारे पास,
ये ओमेगा की वैल्यू हमारे पास डिफरेंट होगी पर डिफरेंट सिस्टम। फॉर एग्जांपल मास स्प्रिंग सिस्टम के लिए ये वैल्यू अलग होगी, जबकि सिंपल पेंडुलम के लिए ये वैल्यू जो है, ये ओमेगा की वैल्यू ये मास स्प्रिंग सिस्टम के लिए अलग होगी और सिंपल पेंडुलम के लिए अलग होगी। सही है। यहाँ पर जो लिखी है ये हमारे पास है ओमेगा स्क्वायर किस चीज़ की, मास स्प्रिंग सिस्टम के लिए बराबर है k डिवाइड बाई एम की। सो इस फार्मूले में अगर हम ओमेगा की जगह k बाई एम पुट करें तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, t इज इक्वल टू पाई अंडर रूट m डिवाइड बाई k। फ्रीक्वेंसी टाइम की उलट है, सो इस इक्वेशन को अगर हम उल्टा करके लिखे, नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को नॉमिनेटर, तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन बन जाएगी। अब जो इसी तरह टाइम पीरियड का फार्मूला है पेंडुलम के लिए, वो हमारे पास पेंडुलम के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। अब एक दूसरा टर्म है वो हमारे पास है फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी हमारे पास इस चीज की बराबरी की एक बॉडी कितनी ऑसिलेशंस जो है कवर कर लेती है, वो भी 1 सेकंड में। इसमें हमारे पास टाइम आ जाता है 1 सेकंड। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक पेंडुलम है, ये इस पोजीशन पर आ गई, फिर लेफ्ट में, फिर राइट, फिर लेफ्ट। सो ए और बी के बीच अगर फॉर एग्जांपल ये 4 चक्कर लगाती है, 4 साइकिल कर लेती है 1 सेकंड में, तो हम कहेंगे कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज द 4 साइकिल पर सेकंड, या इसको हम कहेंगे कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस पेंडुलम इज 4 हर्ट्ज। अब अगर एक दूसरा साइकिल है वो हमारे पास 10 साइकिल कर लेता है 1 सेकंड में, तो दैट विल बी 10 हर्ट्ज। सही है। फ्रीक्वेंसी हमारे पास किस चीज़ की बराबर है, 1/2 पाई अंडर रूट k डिवाइड बाई m। यही भी याद रखें कि फ्रीक्वेंसी हमारे पास 1/t के बराबर है। अगर MCQ में पूछा जाए कि हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है और इसका टाइम पीरियड जो है 1 सेकंड है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास 1/t के बराबर है। सो 1/1 इज इक्वल टू 1। सो वो टाइम पीरियड जिसका टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 1 सेकंड हो, उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास 1 हर्ट्ज होती है। अब अगर एक दूसरा पेंडुलम है और इसकी टाइम पीरियड जो है वो 2 सेकंड है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास 1/2 इज इक्वल टू 0.5 हर्ट्ज होगी। सो मस्ट रिमेंबर दीज पॉइंट्स। अब एक दूसरा टर्म है हमारे पास दैट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमारे पास अगर इस फ्रीक्वेंसी को, लीनियर फ्रीक्वेंसी को या नॉर्मल फ्रीक्वेंसी को अगर हम 2 पाई से मल्टीप्लाई कर ले, तो जो वैल्यू आ जाती है वो हमारे पास क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब ये देख ले, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट एंड एम्पलीट्यूड। जो बॉडी हमारे पास मीन पोजीशन, ये स्प्रिंग है हमारे पास, सपोज इसको मैंने पहले यहाँ पर नीचे ले आया, फिर इसको छोड़ दिया, जो तो ये ऊपर आएगा। लाइक जिस तरह आप देख सकते हैं, इसको मैंने राइट नीचे ले आया, फिर इसको छोड़ दिया, तो ये ऊपर जाएगा मीन पोजीशन से भी ऊपर, फिर वहाँ से दोबारा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा एंड सो ऑन। सो ये बाल जो है, जो मैक्सिमम ओरिजिनल पोजीशन से मैक्सिमम पॉइंट जो हमारे पास ये है जा रहा है, सो प्रामीन पोजीशन जितनी मैक्सिमम डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, वो हमारे पास क्या है, एम्पलीट्यूड। ये हमारे पास क्या है, एम्पलीट्यूड। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन इज कॉल्ड व्हाट, एम्पलीट्यूड। अब यहाँ पर जो मीन पोजीशन है, इस पर हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है 0 होती है, लेकिन इस तो 2 पॉइंट्स की बीच जिस भी पॉइंट्स पर हम फाइंड करना चाहेंगे उसको हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। इंस्टेंटेनियस मीन एट एनी इंस्टेंट। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि इस पॉइंट पर इसकी क्या डिस्प्लेसमेंट है, तो हमारे पास ये होगी। सही है। अब यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है कर्व। ये कर्व शोइंग द वेरिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन टाइम ग्राफ। ये हमारे पास टाइम है सारी। अब अगर मैं इस वेव को यहाँ पर पहले ये पोजीशन ले लूँ, यहाँ से मैंने इसको छोड़ दिया, तो टाइम 0 था, पोजीशन हमारे पास ये था। अब एक टाइम गुजर जाता है, जो बाल जो है यहाँ से इस पोजीशन पर आ जाए, तो हम कहेंगे बाल इस टाइम में यहाँ पर आ गया। फिर कुछ टाइम के बाद, यानी इतना टाइम जब गुजरता है, तो बाल ऊपर इस पोजीशन पर आता है, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर। सो इस वेव फॉर्म को अगर हम देख ले, तो ये हमारे पास इस तरह का एक फॉर्म देता है। इन दैट फॉर्म इज व्हाट, ये हमारे पास साइन वेव फॉर्म है।
अगर जब हम साइन 30 लेंगे, साइन 15, साइन 10, साइन 90, साइन 180, साइन 270, साइन 360, तो ये जितनी भी एंगल्स हैं हमारे पास, ये सारे के सारे क्या होंगे, ये जो फॉर्म देते हैं दैट इज द सेम फॉर्म। सो हम कहेंगे कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर सिंपल पेंडुलम या स्प्रिंग मास स्प्रिंग सिस्टम या एसएचएम की जो हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर्म ड्रा करें, तो वो हमारे पास किस चीज़ के बराबर होगा, वो हमारे पास बराबर होगा साइन वेव फॉर्म का। ऑप्शंस में आपको दिए होंगे कि साइन वेव फॉर्म, कॉस वेव फॉर्म, टेंजेंट फॉर्म एंड सो ऑन। जितनी कोसाइन होंगे, कोसिकन होंगे, तो याद रखें कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो कर्व होता है वो हमारे पास साइन वेव फॉर्म होता है। वाइब्रेशन तो इजी है, वन कंप्लीट राउंड ट्रिप को हम क्या कहेंगे, वो इसको हम कहेंगे ऑसिलेशन, सारी वाइब्रेशन। ठीक, now again, now एक टर्म्स है हमारे पास दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड सर्कुलर मोशन। हमारे पास एक साइंटिस्ट था, इट्स नेम इज गलीलियो। गलीलियो ने इस तरह किया था कि इसने एक स्टार को देखा था और उसने उस स्टार की पोजीशन को जो है वो नोट किया था एक टाइम के साथ। फॉर एग्जांपल नहीं, उसने जिस तरह देखा था वही कह देता हूँ। उसने एक स्टार है हमारे पास और उस स्टार के साथ साथ एक मून भी है। जिस तरह अर्थ के इर्द गिर्द मून घूमती है, इस तरह उसने एक स्टार को देखा था जिसकी इर्द गिर्द एक दूसरी मून घूमती रहती थी। उसने देखा कि 25 तारीख पर उसकी पोजीशन हमारे पास क्या है, ये है। फिर उसने देखा कि 27 तारीख पर उसकी पोजीशन ये है। फिर उसने देखा कि जब तारीख जो है वो 1 फरवरी हो गई, फिर 2 फरवरी, 3 फरवरी, 4 फरवरी, 9 फरवरी, 9 फरवरी, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 25, 28। सो उसने देखा कि ये जो पोजीशन है हमारे पास, ये भी हमारे पास एक साइन वेव फॉर्म देता है, जिस तरह एक सिंपल हार्मोनिक मोशन देता है। सो उसने कहा कि जितनी भी हमारे पास सर्कुलर मोशन है वो हमारे पास क्या है, दीज आर सिंपल हार्मोनिक मोशन। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास एक सर्कल में हमारे पास ये जो रेड आप देख रहे हैं, दैट इज सो फास्ट, ये जो रेड घूम रहा है, तो ये रेड हमारे पास क्या है, दिस रेड इज एक बॉल है जो हमारे पास एक सर्कल में घूम रहा है। अब इस पोजीशन पर मैं कहूँ कि यार यहाँ पर जो है वो हमारे पास क्या है, वो राइट पर यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक बल्ब लगा हुआ है, या यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा लैंप जो है, रॉड जो है वो लगा हुआ है। तो इस पोजीशन पर अगर हम इस बॉल की पोजीशन को देख ले, साई को देख ले, तो शेडो कहाँ पर होगी, यहाँ पर होगी। जिस तरह आप ये रेड बॉल जैसी नीचे आए, ये रेड यहाँ पर आ जाते, टॉप पर जो है जब हम देख ले तो इसकी शेडो यहाँ पर होगी। यहाँ पर जो बॉल होगी उसकी पोजीशन हमारे पास क्या होगी, ये होगी। यहाँ पर जो है सेम होगी। तो जिस तरह ये बॉल सर्कल में घूम रहा है, इसकी शेडो को अगर हम देख ले तो ये भी हमारे पास टू एंड फ्रो रिपीटेडली मोशन है। सो हम कह सकते हैं कि सर्कुलर मोशन जो है उसकी साई या हर सर्कुलर मोशन हमारे पास क्या होती है, दैट इज द सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब इसको प्रूव करने के लिए कि ये हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन है कि नहीं है, ये ऑलरेडी हमें पता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है उसमें ये इक्वेशन आता है। सो हम सॉल्व करेंगे, किसी न किसी तरीके से प्रूव करेंगे, किसी न किसी तरीके से प्रूव करेंगे कि हमारे पास क्या हो जाए, हमारे पास ये इक्वेशन आ जाए। सो हमें पता है, इसको अगर हम देख ले, सो मेक इट हियर, यहाँ पर अगर हम देख ले, ये हमारे पास एक पॉइंट पी है जिस पर हमारे पास एक फिलहाल ये बॉल जो है यहाँ पर इस पोजीशन को हमने कहा कि हमारे पास पॉइंट पी पर आ गया। ये हमारे पास एक्सेलरेशन टुवर्ड्स मीन पोजीशन, ये इसका एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट हो गया, ये हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन का वाई कंपोनेंट हो गया। अब ये जो साया है, ये साया जो है ये मूव कर रहा है इन एक्स डायरेक्शन। सो एक्सेलरेशन ओनली
इन एक्स डायरेक्शन, हम कंसीडर करेंगे ओनली एक्सेलरेशन की एक्स कंपोनेंट, क्योंकि ये जो साया है ये एक्स और वाई एक्स एक्सिस पर मूव कर रही है, जिस तरह आप यहाँ पर देख सकते हैं। सो ए एक्स इज इक्वल टू ए सी कास थीटा, ये ऑलरेडी हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ चुके हैं। अगर अपलोड नहीं हुए तो वो लेक्चर भी अपलोड हो जाएंगे। अब ए सी जो है ये हमें पता है कि ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर। वी का हमें पता है कि वी हमारे पास बराबर है आर ओमेगा का, यहाँ पर स्क्वायर स्क्वायर है, सो स्क्वायर लेंगे वो बन जाएगा आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो इस इक्वेशन में आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर पुट कर ले और डिवाइड कर ले इस आर से, तो ये एक आर आर से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास रह जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर। सो इस आर ओमेगा स्क्वायर को जो है मैं यहाँ पर इस ए सी में पुट कर देता हूँ, हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगा। कास थीटा जो हमारे पास बराबर है, हमने कहा था कि एक ट्राइंगल में जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो तो वहाँ पर कास जो है हमारे पास किस चीज़ की बराबर होती है, करली ब्लैक हेयर बेस डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। जो बेस यहाँ पर इस केस में हमारे पास एक्स है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास ए सी है जो हमारे पास आर के बराबर है। सो इस ये एक आर इससे कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बन जाएगा ए एक्स इज इक्वल टू एक्स ओमेगा स्क्वायर। ए एक्स जो है वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शन है मीन पोजीशन को, सो यहाँ पर हम साइन लगाएंगे और ये ओमेगा स्क्वायर जो है हमारे पास कांस्टेंट है, इसको हम हटा लेते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाता है ए एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू माइनस एक्स। सो हिंस प्रूव की ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो है ये बाल जो मोशन कर रही है इसका जो सा है हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अब इसकी वेलोसिटी को हम फाइंड करेंगे। सो दिस इज द इक्वेशन, डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, बस ये आप लोग याद रखें कि वी एक्स इज इक्वल टू ओमेगा आर स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। दोबारा भी इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल ये आप नोट रखें कि आर तो हमारे पास कांस्टेंट है यहाँ पर, लेकिन एक्स चेंज होता है। फॉर एग्जांपल एक्स हमारे पास 0 के बराबर हो सकता है जब ये मीन पोजीशन पर होगा, और जब यहाँ पर पॉइंट ए पर ये बाल आ जाएगा तब एक्स जो है इस रेडियस की बराबर होगी। सो इस पॉइंट पर जब बाल मीन पोजीशन पर है तो यहाँ पर हम 0 पुट करेंगे, 0 टू पावर स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास बन जाएगा ओमेगा और अंडर रूट आर स्क्वायर ओमेगा आर बन जाएगा। अब यहाँ पर जब हम पुट करेंगे x के बजाय x हमारे पास r के बराबर है तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर 0 बन जाएगा, तो ये हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी 0। सो याद रखें कि एक्सट्रीम पर वेलोसिटी जो है 0 होती है और मीन पर जो है वो हमारे पास ओमेगा आर होती है, और ये ओमेगा पर हमारे पास क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। तो अगर आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाए कि एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है, आप हमें बता दीजिए कि इसकी वेलोसिटी किस पॉइंट पर मैक्सिमम होगी, कहाँ पर 0 होगी। सो ये जो मीन पोजीशन है, ये जो मीन पोजीशन है यहाँ पर मैक्सिमम होगी, और ये जो साइड पर है ये हमारे पास क्या होगी, ये हमारे पास 0 होगी। लाइक हमें पता है, ये भी याद रख लें कि अगर हम सिंपल पेंडुलम की बात कर लें तो ये यहाँ पर आकर रुक जाता है, फिर वासी दोबारा अपनी जर्नी स्टार्ट कर देते, फिर यहाँ पर आ जाता है, फिर रुक जाता है। मीन ये जो साइड है एक्सट्रीम पोजीशन है, यहाँ पर ये रुक जाता है, मतलब वेलोसिटी 0 है, और इस मीन पोजीशन पर इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। नाउ सिंपल पेंडुलम के ये कुछ क्वेश्चंस है, 1 2 3 4 5 6, आप स्क्रीनशॉट निकाल कर पढ़ लें। ये सारे पॉइंट्स जो है आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए, ये आगे हम सारे के सारे कवर कर लेंगे, लेकिन फिर भी आप लोग जो है इसको एक दफ़ा रीड कर लें, इनको भी रीड कर लें कि इनका क्या असर पड़ेगा। सो ये भी हम जो है क्या करेंगे, ये हम कवर करेंगे इंशाल्लाह, ये भी हम पढ़ेंगे, ये सारे एमसीक्यू जो है ये हम पढ़ेंगे। अब याद रखें कि सिंपल पेंडुलम हमारे पास किस चीज़ की बराबर है। सिंपल पेंडुलम ये जो आप बाल देख रहे हैं, अगर इस तरह का एक हैवी मास एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग को हम अटैच कर लेंगे, इसको हम कहेंगे सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम हमारे पास किस चीज़ की बराबर हो गया, सिंपल पेंडुलम हमारे पास एक मास और एक स्ट्रिंग, और ये मास और स्ट्रिंग क्या होंगे, ये एक सपोर्ट के साथ अटैच होंगे। सही है, जब भी हमारे पास इस तरह का एक कंपोजिशन होगा इसको हम कहेंगे सिंपल पेंडुलम। पॉइंट नंबर 2, ये जो मास है ये याद रख ले कि ये हेवी होना चाहिए, हेवी मास। अब ये हेवी हो तो इसको हम कहेंगे बॉब। अब ये स्ट्रिंग जो है ये हमारे पास इनएक्सटेंसिबल, मीन जो एक्सटेंड नहीं होता, इस तरह ना हो कि इसको हम अटैच कर ले, एक चक्कर लगाए
फिर इसकी लेंथ ज़्यादा हो जाए, फिर ज़्यादा हो जाए, सो जो स्ट्रिंग होगी वो हमारे पास इनएक्सटेंसिबल होगी। और ये भी याद रखें कि जो सपोर्ट होगी वो हमारे पास फ्री होंगी। फ्री मीन्स ये मोशंस को ये अलाउ करेगी कि ये हमारे पास स्ट्रिंग जो है इन पॉइंट्स के बीच मोशन करे। इस तरह ना हो कि ये सपोर्ट इतना मजबूत हो कि ये बॉडी मोशन ही न कर ले। तो ये तीनों बातें आप लोग याद कर लें। अब अगर इस बाल को मैं यहाँ से यहाँ पर ले जाऊँ, मैंने बाल को इसको एक्सट्रीम पोजीशन पर ले आया। अब इस बाल पर मैंने यहाँ पर जो है फोर्स लगाया हुआ है, मैंने फोर्स लगा के इस बाल को यहाँ से राइट पोजीशन में लाया। तो अब जो है एक रिस्टोरिंग फोर्स इस डायरेक्शन में जो है वो रिस्टोरिंग फोर्स अमल कर रहा है। और उस फोर्स का मकसद क्या है? उसका मकसद सिर्फ छोटा सा है कि मैं कोशिश करूँ कि मैं इस बाल को ओरिजिनल पोजीशन पर ले आऊँ। सही है। तो जैसे ही मैं इस बाल को छोड़ लेता हूँ तो ये बाल क्या करेगा? ये एक्सीलरेशन स्टार्ट करेगा। सही है। ये है हमारे पास सिंपल पेंडुलम। अब इस पोजीशन पर अगर मैं देख लूं, सॉरी, सो ये देख ले, मैंने इसको राइट पर ले आया, इसको मैं छोड़ दूंगा तो ये क्या करेगा? ये एक्सीलरेशन स्टार्ट करेगा। अब इस एक्सट्रीम पोजीशन पर इस बॉडी को अगर मैं देख लूं तो यहाँ पर जो है दो फोर्सेस अमल कर रहे हैं। ये एक है टेंशन जो स्ट्रिंग पर हमेशा की तरफ ऊपर होती है, एक नीचे की तरफ जो है हमारे पास क्या है? डब्ल्यू है। इस डब्ल्यू को अगर मैं इसकी कंपोनेंट्स में कन्वर्ट कर लूँ, ये हमारे पास एक कंपोनेंट, ये दूसरा कंपोनेंट, ये वाई को मैं इस तरह भी ड्रा कर सकता हूँ। तो ये जो कंपोनेंट है ये डब्ल्यू एक्स है, ये कंपोनेंट हमारे पास क्या है? डब्ल्यू वाई है। सो डब्ल्यू एक्स जो है, ये डब्ल्यू एक्स और टी जो है, इसको अगर हम देख ले, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास है। सो याद रखें कि टेंशन इन द स्ट्रिंग इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्स, या ये कैंसिल हो जाता है बाय डब्ल्यू एक्स, और रिस्टोरिंग फोर्स जो है दैट बाय डब्ल्यू वाई। ये रिस्टोरिंग फोर्स और डब्ल्यू वाई सेम डायरेक्शन में होते हैं, जबकि डब्ल्यू एक्स और टेंशन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में होती है। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, और ये रिस्टोरिंग फोर्स जो है डब्ल्यू वाई की वजह से रिस्टोरिंग फोर्स होती है, जिसकी वजह से बॉडी आ जाती है। तो आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाएगा कि डब्ल्यू का वो कौन सा फैक्टर है जो टेंशन को बैलेंस कर देता है? सो दैट इज डब्ल्यू एक्स। या आपसे एमसीक्यूज में पूछेंगे कि वो कौन सा फैक्टर है जिसकी वजह से बॉडी मूव करती है? तो दैट इज डब्ल्यू वाई। रिस्टोरिंग फोर्स और डब्ल्यू वाई सेम डायरेक्शन में होती है। नाउ ये एक शॉर्टकट तरीका है जिससे हम टाइम पीरियड को जो है फाइंड करते हैं कि टाइम पीरियड का फार्मूला क्या है। हमें पता है कि रिस्टोरिंग फोर्स हमारे पास किस चीज़ के बराबर होता है? रिस्टोरिंग फोर्स हमारे पास जो है वेट का जो वाई कंपोनेंट है उसके बराबर होता है, डब्ल्यू वाई। डब्ल्यू हमारे पास एम जी की बराबर होता है और वाई कंपोनेंट है, सो डब्ल्यू वाई साइन थीटा। सही है। यहाँ पर जो फोर्स मैंने लगाया था दैट इज इक्वल टू एम ए। तो इसको अगर हम देख ले, एम जी साइन थीटा, जब थीटा हमारे पास बहुत ही कम हो तो फिर साइन थीटा हमारे पास थीटा की बराबर होती है। सो ये इक्वेशन इस तरह का हो गया। अब इस तरह भी हम लिख सकते हैं, या डायरेक्टली साइन थीटा की वैल्यू हम डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, ये हमारे पास थीटा है। सही है। तो यहाँ पर अगर हम ये डिस्प्लेसमेंट एक्स के बराबर है, ये एल है, ये डिस्टेंस भी हमारे पास क्या है? एल के बराबर है। यहाँ पर अगर हम साइन थीटा लिख ले तो साइन थीटा हमारे पास एक्स डिवाइड बाई एल आ जाता है। सो यही एक्स डिवाइड बाई एल की वैल्यू में यहाँ पर पुट कर लूँ तो हमारे पास बनेगा माइनस एम जी डिवाइड बाई एक्स एल। सही है। सो इस एक्स को अगर मैं फिर इस पोजीशन पर ले जाऊँ तो ये हमारे पास क्या बनेगा? एफ डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस एम जी डिवाइड बाई एल, और ये माइनस एम जी डिवाइड बाई एल हमारे पास क्या है? स्प्रिंग फैक्टर है। तो ये हमारे पास एक फार्मूला है टाइम पीरियड का, जिस पर हम इनर्शिया फैक्टर जो हमारे पास इस केस में मास है और डिवाइड बाय स्प्रिंग के फैक्टर जो हमारे पास माइनस एम जी डिवाइड बाई एल के बराबर है, तो हमारे पास फार्मूला बनेगा टी इज इक्वल टू 2 बाई अंडर रूट एल डिवाइड बाई जी। दूसरा तरीका जो है वो भी है लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, सिंपली आप लोग जो है एंट्री टेस्ट के लिए ये फार्मूला नोट कर ले, इस फार्मूले पर एमसीक्यू आ जाएंगे। नाउ अब फार्मूला को देखते हैं। फार्मूला हमारे पास क्या है? T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल डिवाइड बाई जी। अब हम देखेंगे कि इस एल
का लेंथ का जो है इस टाइम पीरियड पर क्या असर है, इस ग्रेविटी का इस पर क्या असर है, जो बॉल हमने अटैच किया था उसका एम्पलीट्यूड को अगर हम कम ज़्यादा करेंगे तो क्या असर होगा, इसका जो मास था इसको हम ज़्यादा कम करेंगे तो इस टाइम पीरियड पर क्या असर पड़ेगा, या टेम्परेचर के असर की वजह से इस टेम्परेचर के असर की वजह से इस टाइम पीरियड पर क्या असर पड़ेगा। तो ये सारे फैक्टर जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक पर एमसीक्यूज आते हैं, तो हम वन बाय वन पढ़ लेते हैं। सो अगर हम फार्मूला को देख ले जो हमारे पास t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L डिवाइड बाई जी है, इस फार्मूला में एम्पलीट्यूड का टर्म्स नहीं है, सो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड एम्पलीट्यूड पर डिपेंड नहीं करता है, दिस इज इंडिपेंडेंट। सही है। इसका मतलब है कि अगर सपोज हमारे पास ये एक बॉल है, इसको हम पहली पोजीशन पर ए पर लाए और फिर छोड़ ले, सही है, तो ये एक्सीलरेशन करेगा। अब अगर बी पर ले आए फिर छोड़ ले तो याद रखे दोनों का टाइम से सेम होगा। ये बॉल ए माइनस ए की बीच जितना टाइम लेगा वही टाइम यही बॉल बी माइनस बी पॉइंट की बीच जो है लेगा। सो ये याद रखे कि ये इस बॉल का टाइम पीरियड और इस बॉल का टाइम पीरियड जो है वो सेम होता है, एम्पलीट्यूड के इंक्रीज की वजह से टाइम पीरियड पर असर नहीं पड़ता। अब मास ऑफ द बॉब की बात करें तो फार्मूले में हमारे पास क्या था, फार्मूले में हमारे पास t इज इक्वल टू 2 पाई L डिवाइड बाई जी था, वहाँ पर हमारे पास मास का टर्म्स इन्वॉल्व नहीं था। सो टाइम पीरियड का जो टर्म है वो मास का जो टर्म है इसकी वजह से टाइम पीरियड पर कुछ असर नहीं पड़ेगा, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सही है। सो अगर एक बॉल है हमारे पास, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास एम्प्टी बॉल था। अब अगर एक सॉलिड बॉल या फील्ड बॉल हम टाइम पीरियड को अटैच कर ले तो ये खाली था, ये भरा पड़ा हुआ है, तो दोनों का टाइम पीरियड जो है वो क्या होगा, वो सेम होगा। दिस इज t1 और दिस इज t2, तो ये t1 और ये t2 दोनों हमारे पास क्या होंगे, ये बराबर होंगे, क्योंकि वजह ये है कि मास पर डिपेंड टाइम पीरियड नहीं करता। अब ये भी एग्जांपल है, अगर एक बच्ची जो है वो स्विंग कर रही है, हमारे पास एक स्विंग पर हमारे पास दो लड़कियां एक लड़की स्विंगिंग कर रही है, या एक दूसरी बच्ची आकर बैठ जाए, ये भी 10 kg है, ये भी 10 kg है, तो टाइम पीरियड पर असर नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये अब ये जो स्विंगिंग हो रही है ये हमारे पास जस्ट लाइक सिंपल पेंडुलम है या सिंपल हार्मोनिक मोशन है, और इसकी टाइम पीरियड में हमारे पास मास इन्वॉल्व नहीं था। सो यहाँ पर दो बच्चियाँ बैठ जाए, तीन बैठ जाए या एक बैठ जाए, टाइम पीरियड पर हमारे पास क्या होगा, टाइम पीरियड रिमेन्स अनचेंज्ड। सो ये एमसीक्यू आएगा कि अब गर्ल इज स्विंगिंग इन अ स्विंग एंड अनदर गर्ल सिट विद हर, द टाइम पीरियड विल इंक्रीज, द टाइम पीरियड विल डिक्रीज, द टाइम पीरियड विल रिमेन अनचेंज या अनदर ऑप्शन। सो याद रखें कि ये रिमेन्स अनचेंज, ऊपर की केस में भी हमारे पास क्या था, रिमेन्स अनचेंज। अब हम पढ़ते हैं टाइम पीरियड के फार्मूले को। सो टाइम पीरियड हमारे पास बराबर था t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L डिवाइड बाई जी। यहाँ पर अगर हम देख ले तो t डायरेक्टली प्रोपोर्शन है अंडर रूट L का। सही है। अब ये लेंथ जो है इसको हम थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं कि ये लेंथ जो है ये हम कितना होगा। तो लेट्स स्टार्ट द व्हाइट बोर्ड। सो ये हमारे पास एक स्ट्रांग सपोर्ट है जिस पर हमने क्या किया है, एक बॉल जो है अटैच किया है। अब लेंथ किस चीज के बराबर होगा, तो लेंथ हम इस पॉइंट से लेंगे जो हमारे पास क्या है, जो सपोर्ट है, इस पॉइंट को हम कहेंगे पॉइंट ए। अब ये लेंथ जो है यहाँ से स्टार्ट होगा और सेंटर ऑफ मास जो है यहाँ पर चलेगा, दिस इज पॉइंट बी। सो ये हमारे पास इफेक्टिव लेंथ, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इफेक्टिव लेंथ। सही है। फॉर एग्जाम्पल ये सेम सपोर्ट है, यहाँ पर मैंने एक बॉल अटैच किया, लेकिन ये बॉल जो है ये पानी का हाफ भरा हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम देख ले तो ये सेंटर ऑफ मास जो है ज्यादा मास नीचे है, तो ये पॉइंट जो है ये हमारे पास क्या होगा, ये सेंटर ऑफ मास होगा, तो फिर डिस्टेंस हमारे पास क्या होगी, इफेक्टिव लेंथ हमारे पास इन दो पॉइंट्स के बीच होगी, ए एंड बी। सही है। या सपोज एक अनदर एग्जांपल ले लेते हैं, ये हमारे पास एक सपोर्ट है, यहाँ पर एक स्ट्रिंग अटैच है और यहाँ पर हमने इस तरह का एक बकेट जो है वो कलर का जो बकेट होता है जो हाफ भरा पड़ा हुआ है,
इसको अटैच किया है, तो ये लेंथ जो है यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पर आएगा। सेंटर ऑफ मास हमारे पास वो पॉइंट होता है जिसके इर्द गिर्द जो है मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है, ये आप लोग याद रखें। सो दिस इज व्हाट, दिस इज इफेक्टिव लेंथ। नाउ इस पर कुछ पढ़ लेते हैं। ये एक एमसीक्यूज है हमारे पास कि व्हेन अ सिटिंग गर्ल ऑन स्विंगिंग स्विंग स्टैंड्स अप, आप जो है स्विंगिंग कर रहे हैं, पहले आप लोग जो है फॉर एग्जांपल ये लड़की बैठी थी इस पोजीशन में और फिर खड़ी हो जाए, तो इसके टाइम पीरियड पर असर क्या होगा। सो अगर हम देख ले तो इस केस में जो फर्स्ट केस था जब ये बैठी थी तो इसका टाइम लेंथ ये था, फिर जब घड़ी हो जाए सेंटर ऑफ मास ऊपर की तरफ चला जाता है तो ये लेंथ जो है क्या हो जाता है, लेंथ शॉर्ट हो जाता है। सो हमने कहा था कि टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एल, मतलब लेंथ की इंक्रीज की वजह से टाइम इंक्रीज होगा, लेंथ की डिक्रीज की वजह से टाइम डिक्रीज होगा। तो इस केस में इस बच्ची की कड़ी होने से ये लेंथ जो है डिक्रीज हो गया है, सो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड भी डिक्रीज हो जाएगा। दूसरा एमसीक्यूज है हमारे पास कि हमारे पास एक बाल था जो पानी का भरा हुआ था, इसमें अगर हमने होल कर लिया और ये स्विंगिंग स्टार्ट कर ले, ये बाल है, ये इसको हम इसमें होल कर ले, जब स्विंगिंग स्टार्ट कर ले तो इसके टाइम पीरियड पर क्या असर होगा। सो याद रखिए जिस तरह ये बाल है ये भरा पड़ा हुआ है, इसमें इससे ये स्विंगिंग कर रहा है, इससे पानी निकल रहा है, तो जिस तरह ये खाली होगा तो सेंटर का मास या से ओरिजिनल से जो ये सेंटर पर था ये हमारे पास क्या होगा, नीचे की तरफ शिफ्ट होगा, ये यहाँ पर आ जाएगा। सही है। अब हमने बात की कि ये जो लेंथ है हमारे पास पेंडुलम का, ये टॉप से सपोर्ट से स्टार्ट होकर सेंटर ऑफ मास की तरफ होता है। सो अगर हम देख ले तो पहले ये यहाँ पर हमारे पास सेंटर ऑफ मास था, फिर नीचे चला गया, मींस जो लेंथ जो है वो इंक्रीज हो गया। अब फार्मूले के मुताबिक टी का हमने कहा था कि अंडर रूट एल के बराबर है, तो लेंथ इंक्रीज जब हो जाए तो टाइम पीरियड भी हमारे पास क्या है, इंक्रीज हो जाएगा। सो ये जो बाल है, ये बाल बी का जब जिस तरह हाफ खाली हो जाए तो बाल बी का जो है, बाल बी या जो हाफ फील्ड है वो हमारे पास क्या होगा, इसका टाइम पीरियड ज्यादा हो जाएगा। अब जब ये बाल पूरा का पूरा इससे पानी निकल जाए, खाली हो जाए, तो फिर सेंटर ऑफ मास जो है वो फिर ऊपर की तरफ जाएगा, मींस दोबारा जो ये है ये वाला लेंथ जो है इस लेंथ के बराबर हो जाएगा। ये दोनों का अगर L1 जो है ये सेम हो जाएगा, तो दोबारा इसका टाइम पीरियड जो है, ये जो लेंथ है ये या इसके बाद डिक्रीज हो गया, जब लेंथ डिक्रीज हो जाए टाइम पीरियड भी हमारे पास क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। सो अगर आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाए कि एक स्फीयर है वो फ्लूइड का भरा पड़ा हुआ है और इसको जो है इसमें हम होल कर ले, उसको पेंडुलम स्टार्ट कर ले, मोशन स्टार्ट कर ले, तो टाइम पीरियड पर क्या असर होगा, तो पहला जो टाइम पीरियड है वो इंक्रीज हो जाएगा टाइम लेंथ की इंक्रीज की वजह से, फिर मैक्सिमम पर पहुंचने के बाद फिर जो है ये टाइम पीरियड हमारे पास क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। और कितना डिक्रीज हो जाएगा, ये जो इनिशियल वैल्यू थी इस बाल की वो टाइम पीरियड और ये वाला जो टाइम पीरियड है ये T1 और T3 हमारे पास क्या होगा, बराबर होगा, और ये जो T2 हमारे पास क्या होगा, ज्यादा होगा। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। अब जो है ये एक एमसीक्यूज कर लेते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि लेंथ किस सिंपल पेंडुलम का किस चीज के बराबर होगा जब हमारे पास टाइम पीरियड 1 सेकंड होगा, और फ्रीक्वेंसी किस चीज के बराबर होगी। पहले फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी हमारे पास टाइम पीरियड का इनवर्स है 1 और 1 इज इक्वल टू 1, सो ये तो हमारे पास फाइंड हो गई। क्या चाहिए हमें, दूसरी बात जो है लेंथ चाहिए। तो हमें पता है कि टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल डिवाइड बाई जी, टाइम पीरियड 1 सेकंड है, 1 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3.14 अंडर रूट एल डिवाइड बाई जी हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, 9.8 की। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, डायरेक्टली जो है इस इक्वेशन में सारी वैल्यूज पुट कर लें और लेंथ जो है हम फाइंड कर ले, तो हमारे पास 0.2 मीटर। सो ये एमसीक्यूज में ये पहले सॉल्व कर ले, फिर जो है इसको रट ले। याद रखे कि कॉन्सेप्ट और रट्टा दोनों जो है आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट प्लस रट्टा। तो हिट द इंडिकेट ईटा और यूएच टेस्ट, जो भी टेस्ट हो आपके लिए कॉन्सेप्ट होना चाहिए। पहले कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व कर ले, फिर इसको रट ले कि 1 सेकंड का जब टाइम एक लेंथ होगा जिसका टाइम पीरियड 1 सेकंड होगा, तो उसका लेंथ जमीन पर हमारे पास क्या होने चाहिए, 0.25 मीटर। अभी आप लोगों पर है, ये आप लोग सॉल्व कर ले कि हमारे पास अगर 1 मीटर लेंथ जो है अगर 1 मीटर हो तो फिर इसका
टाइम पीरियड क्या होगा। तो दिस इज योर असाइनमेंट। अब अगर हम ड्रा कर लेते हैं जो टाइम पीरियड है टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल डिवाइड बाई जी। सो ये टी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शन है अंडर रूट एल को। सो अंडर रूट एल और टी हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, एक वैल्यू अगर इंक्रीज की वजह से दूसरी वैल्यू भी इंक्रीज होती है। सो दिस लाइन हमारे पास कुछ इस तरह का बनेगा। अब इस इक्वेशन पर अगर हम स्क्वायर ले रहे तो टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा एल का। सो टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किस चीज को, एल को। सो ये भी हमारे पास जो है लाइन बनेगा। अब अगर हम ड्रा कर ले टी वर्सेस एल, तो टी वर्सेस टी हमारे पास बराबर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अंडर रूट एल को। इसको हम डबल 4 टाइम इंक्रीज कर ले तो ये डबल होगा। ये इसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल हमारे पास पहले ये 1 थी, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 4 मीटर है तो इसकी वैल्यू हमारे पास 1 सेकंड थी। अगर इसको हम 16 का टाइम कर ले 8 12 16, फिर जो है ये टाइम पीरियड हमारे पास क्या होगा 2 सेकंड पर चला जाएगा। फिर अगर इसको जो है लेंथ को मैं ज़्यादा कर लूँ तो फिर टाइम पीरियड ज़्यादा होगा, लेकिन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनली अंडर रूट यहाँ पर है तो इस तरह का एक वेव बनेगा। सही है, ये वेव बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब लास्ट टर्म पढ़ लेते हैं कि जी का इफेक्ट क्या होगा। सो फार्मूले में हमारे पास सिंपली था कि टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल डिवाइड बाई जी। फार्मूले में टी और जी इनवर्सली प्रोपोर्शन है। सो जब जी ज़्यादा होगी टाइम पीरियड कम होगी। सही है। अब दोनों बातें याद रखें कि अर्थ सरफेस में से आप ऊपर जाएंगे या अर्थ के अंदर चले जाएंगे, दोनों केसेस में जी हमारे पास क्या होती है, डिक्रीज होती है। सही है। मरी और कराची, हमारे पास इस कराची जो है नीचे है और मरी जो है पहाड़ों की ऊपर है। तो ऊपर मरी ऊपर है, तो मतलब इस बात का ये है कि ये जी जो है ये डिक्रीज है किस चीज़ का, मरी का। मरी ऊपर है तो सरफेस से जितना ऊपर जाएंगे वो हमारे पास जी डिक्रीज होगी, और जब जी डिक्रीज होती है इस इक्वेशन से टाइम पीरियड इंक्रीज होगा। सो मरी में एक सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड इंक्रीज होता है। सो याद रखें कि टी ऑफ मरी इज ग्रेटर देन टी ऑफ कराची, या टी ऑफ के टू माउंटेन अगर आपको दिया हो तो या हिल जो हो वो ज़्यादा होगा और इसका कम होगा। अब यहाँ पर एक पॉइंट है, एक है टाइम पीरियड और एक है स्पीड। फॉर एग्जांपल ये एक पेंडुलम है, इसका टाइम पीरियड 1 सेकंड है, मीन ये 1 सेकंड में यहाँ पर आता है फिर यहाँ से वापस चला जाता है। अब दूसरा पेंडुलम इसका टाइम पीरियड 10 सेकंड्स है, मतलब ये इस जगह से यहाँ पर आने में दोबारा चले जाने में 10 सेकंड्स लेता है। तो फिर ये स्लो 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 आएगा, स्लो स्लो चला जाएगा। सो टाइम पीरियड जितनी ज़्यादा होगी उतना वो बाल स्लो करेगा। सही है। मतलब जब टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाता है जो टाइम, तो क्या हो जाता है, स्पीड जो है स्लो हो जाता है। अब यहाँ पर नीचे दिया है कि व्हाट विल बी अबाउट अर्थ एंड मून सरफेस। सो हमें पता है कि मून पर जो ग्रेविटी है वो अर्थ ऑफ द ग्रेविटी के डिवाइड बाई 6 के बराबर है। मीन मून पर जो है ग्रेविटी कम होती है। जब मून पर ग्रेविटी कम होती है तो टाइम पीरियड जो है वहाँ पर ज़्यादा होगा। तो एक पेंडुलम है, अगर उसको हम अर्थ सरफेस से मून पर ले जाए तो उसका टाइम पीरियड कम हो जाएगा, और टाइम पीरियड के कम होने से वो जो है क्या होगा, वो फास्टर मूव करेगा। तो आपको कहे अगर एमसीक्यूज में कि एक टाइम पीरियड था उसको हमने ज़मीन से चांद पर ले आया तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड कम होगा, लेकिन स्पीड क्या होगा, इंक्रीज होगा। सेम प्रोसीजर जिस तरह हमने ड्रा किया कि टी हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शन है 1 ओवर जी को, सो 1 ओवर जी अंडर रूट जी डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो गई। लेकिन अब अगर टी और जी का हम ड्रा करें तो वो हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शन है। सही है। टी हमारे पास प्रोपोर्शन था, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल डिवाइड बाई जी। सो टी हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शन है 1 ओवर जी को। तो इसको अगर मैं एक्स कंसीडर कर लूँ तो ये एक्स और टी हमारे पास डायरेक्टली होगा, और जी और टी जो है हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शन है। टेम्परेचर पर क्या असर होगा, अब ये डिपेंड कर देता है कि जो क्या है, ये जो लेंथ हमने ली है, ये जो लेंथ है पेंडुलम का ये किस चीज़ से बना है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक पेंडुलम है और ये जो लेंथ है जो स्ट्रिंग है ये हमारे पास एक वायर है,
और ये वायर जो है ये टाइम के टेम्परेचर के साथ एक्सटेंड नहीं होता, मतलब इस पर इसका टेम्परेचर का इस पर कोई असर नहीं है, तो फिर इस तरह की पेंडुलम का टेम्परेचर के साथ टाइम पीरियड पर असर नहीं पड़ेगा। अब अगर दूसरी साइड पर हमारे पास एक ऐसा पेंडुलम है जो टाइम पीरियड के साथ इसकी लेंथ ज़्यादा हो जाती है, सही है, फिर वही असर होगा जो टाइम और लेंथ का है। सो हमें पता है कि टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एल। सो अगर एक ऐसा वायर हो जो टेम्परेचर के इंक्रीज के साथ इसकी लेंथ ज़्यादा होगी तो फिर इसका टाइम पीरियड भी है ज़्यादा होगा। सो याद रखें कि टेम्परेचर और टाइम पीरियड में सब कुछ डिपेंड कर देता है, किस चीज़ पर डिपेंड कर देता है कि नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ लेंथ ऑफ वायर, नेचर ऑफ वायर, जो वायर हमने यूज़ किया है उस पर डिपेंड करेगा। अब हमारे पास है ये हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 3 में कि हमारे पास एक लिफ्ट है, जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती है जी की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, जब लिफ्ट जी की तरफ आ जाता है तो इसकी जी डिक्रीज हो जाती है, और जब फ्री फॉल मोशन करता है तो वहाँ पर जी बिल्कुल जीरो हो जाता है। सो हमारे पास एक लिफ्ट है, उसकी वेलोसिटी जीरो है, मतलब इसकी एक्सीलरेशन जीरो है, वही का वही पर खड़ा है, इसमें पेंडुलम है, तो इसका टाइम पीरियड हमारे पास क्या होगा, सही है, ये होगा। अब अगर ये लिफ्ट जो है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जब ऊपर जा रही हो नीचे जा रही हो तब भी हमारे पास एक्सेलरेशन जीरो होगा, तो तब भी हमारे पास फार्मूला यही होगा। अब अगर ये हमारे पास एक लिफ्ट है जो ऊपर की तरफ जा रही है और लेकिन इसमें एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, ये वक्त के साथ साथ इंक्रीज हो रही है, इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो तब हमारे पास जी की वैल्यू इंक्रीज होंगी। तो याद रखें कि अपवर्ड की तरफ जब एक्सीलरेशन होती है तो हमारे पास लिफ्ट अपवर्ड की तरफ मोशन करती है तो जी इंक्रीज हो जाता है, जब डाउनवर्ड की तरफ मोशन करती है तो जी हमारे पास क्या होगी, डिक्रीज होगी। मतलब अपवर्ड मीन इंक्रीज, डाउनवर्ड मीन डिक्रीज, इसको शॉर्टकट में याद कर ले। डाउनवर्ड की तरफ जब होती है तो जी की वैल्यू डिक्रीज होगी, सही है। सो यहाँ पर देख ले कि जब ऊपर की तरफ है जी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, सो टाइम पीरियड हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जी को, तो जी की वैल्यू अगर इंक्रीज होगी टाइम पीरियड डिक्रीज होगा। सो ऐसा पेंडुलम जो ऊपर की तरफ एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ जा रही हो तो उसका टाइम पीरियड जो है डिक्रीज होगा, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, और अगेन जब टाइम पीरियड डिक्रीज हो जाता है तो इस तरह का पेंडुलम फास्टर हो जाता है। सो मीन्स इसका मोशन तेज होगा। अब अगर डाउनवर्ड है तो आप लोग याद कर लें। ये हमारे पास एक स्पेशल केस है जो हमारे पास ईटा के मुताबिक नहीं है, टेस्ट के मुताबिक, लेकिन अगर हमारे पास एक गाड़ी जा रही है उस एक से एक एक्सीलरेशन एक के साथ और इसमें पेंडुलम है तो फिर हमारे पास ये एक डायरेक्टली फार्मूला है, ये आप लोग याद कर ले। इस केस में हमारे पास इफेक्टिव जी जो है जी इज इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये हमारे पास अंडर रूट, एक अंडर रूट ऊपर है तो इसकी बजाय इस अंडर रूट की बजाय हम लिख लेते हैं जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 1/2। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फार्मूला फिर ये बनेगा। अब अगर ये इंक्रीज हो रही है तो टाइम पीरियड इंक्रीज होगा, अगर ये गाड़ी जो है इसकी एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रही है तो फिर क्या होगा, ये टाइम पीरियड डिक्रीज होगा। इसको आप इस तरह याद रखें कि ये सब कुछ डिपेंड करता है इस ए पर। जब ये इंक्रीज हो रहा है तो ये टर्म इंक्रीज होगा, सो टाइम पीरियड जो है डिक्रीज होगा। अब ये डिक्रीज हो रहा है तो ये इंक्रीज होगा, दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शन है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि सेकंड पेंडुलम हमारे पास वो पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड हमारे पास 2 सेकंड होता है। सो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रीज़न ये है कि आपको क्विज में दिया होगा कि द लेंथ ऑफ द सेकंड पेंडुलम है, ये 2 सेकंड नहीं लिखा हो, इसको हम कहते हैं स्पेशल पेंडुलम है, सेकंड पेंडुलम। सो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द सेकंड पेंडुलम, तो ये हमारे पास 0.93 मीटर है या 1 मीटर है। ये कहाँ से आया है, ये आपके लिए एमसीक्यू है। टी इज इक्वल टू पाई एल डिवाइड बाई जी, यहाँ पर टी जो है 2 पुट कर लें, पाई 3.14 पुट कर ले, जी जो है 9.8 या 10 पुट कर ले, तो लेंथ हमारे पास 1 मीटर आएगा, सही है। लेट मी सॉल्व इट, मैं सॉल्व कर लेता हूँ। लेट्स ट्राई। टी हमारे पास 2 सेकंड है, 2 इज इक्वल टू 2 पाई हमारे पास 3.14 है, अंडर रूट एल फाइंड करना है। जी हमारे मैंने 10 ले लिया आसानी के लिए, दोनों साइड पर स्क्वायर लेते हैं ताकि अंडर रूट चला जाए, 2 2 जार 4 आ जाएगा, इज इक्वल टू 2 2 जार 4, 2 3 जार 6 और 6 6 जार 36, और ये हमारे पास एल डिवाइड बाई 10 आ जाएगा। 10 को यहाँ पर ले तो 40 डिवाइड बाई 36, तो एल 36 1 जार 36, सही है। तो दिस इज 1 मीटर, ये हो गया, हाँ ये भी हो गया।
और ये काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक पोटेंशियल की कब बराबर होती है, पोटेंशियल काइनेटिक की टोटल एनर्जी कब होती है, और ये काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल की कब बराबर होगी, मेट पर काइनेटिक पोटेंशियल का क्या रिलेशन होगा, ये सारे के सारे जो है अगले क्लास में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह पामान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वंस अगेन दिस इज शमसुल अमीन। कल जो है हम सिम्ब ऑसिलेशन पढ़ रहे थे पिछली वीडियो में, और हम यहाँ तक काइनेटिक एनर्जी में पहुँच गए थे। सो यहाँ से कंटिन्यू कर लेते हैं। अगेन मैं रिपीट कर लेता हूँ कि दिस चैप्टर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और जो हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं ये चीज़ें मस्ट आप लोगों को याद आनी चाहिए। सही है। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट आपका, हम जब पेंडुलम की बात कर रहे थे तो हम कह रहे थे कि ये जो पेंडुलम होता है ये राइट पर मूव कर देता है, फिर वहाँ से आकर लेफ्ट पर आ जाता है, एंड अगेन इट स्विंग, ये स्विंग्स कर लेता है, ये जो हमारे पास पेंडुलम है। अब एक पॉइंट तो ये है कि ये इस मीन पोजीशन से इतना ऊपर चला जाता है, सो इसमें हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आएगी। और दूसरी बात हमारे पास ये है कि ये जब मूव कर लेता है तो इस बॉडी में हमारे पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी भी होगी। सो फर्स्ट हम फाइंड करते हैं कि व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी के बारे में हमें जो बेसिक इक्वेशन है वो ये पता है कि अगर एक बॉडी है, बॉडी मास m और उसकी वेलोसिटी v है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हमारे पास बराबर होगी हाफ mv²। अब वी जो है ये ऑलरेडी पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि v हमारे पास बराबर है ओमेगा r² माइनस x², या इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये x0 जो है हमारे पास, ये हमारे पास एम्पलीट्यूड है, या हमारे पास हम रेडियस भी लिख सकते हैं, और ये x जो है ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है एट एनी डिस्टेंस, एट एनी पॉइंट। सो यहाँ पर इस v² की बजाय मैं अगर इस v को पुट कर लूँ इस ऊपर फार्मूला में, तो मीन मुझे इस v² चाहिए, अगर मैं इसको v² कर लूँ तो ये हमारे पास ओमेगा² बन जाएगा, और बन जाएगा r² माइनस x²। इस चीज़ को मैं यहाँ पर आकर पुट कर देता हूँ, तो हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन बनेगा। अब यहाँ पर सिंपली जो है यहाँ पर स्क्वायर है, सो ये स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा, तो हमारे पास ये इक्वेशन बनेगा। अगर डायरेक्टली हम v स्क्वायर पुट करें तो फिर भी ये आ जाता है। फिर ये m और ओमेगा स्क्वायर दोनों कांस्टेंट है, ये m हमारे पास कांस्टेंट है, ओमेगा स्क्वायर हमारे पास भी कांस्टेंट है, तो इसको हम एक नया कांस्टेंट नेम देते हैं, दैट इज k। सही है। सो ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन है किस चीज़ का, काइनेटिक एनर्जी का। सो आप लोगों को ये याद आनी चाहिए कि दिस इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी इक्वेशन एट एनी पॉइंट। अब ये जो पेंडुलम है हमारे पास, ये हमारे पास जो पोजीशन है, इस पोजीशन को हम कहते हैं मीन पोजीशन। अब इस पॉइंट पर जब ये आ जाता है तो इस पॉइंट को हम कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। सही है। पहले हम पॉइंट करेंगे काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन के लिए, फिर एक्सट्रीम पोजीशन के लिए। सो इस इक्वेशन को देख के इसमें हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो है वो बराबर है हाफ के। सो x0² जो है याद रखिए काइनेटिक एनर्जी में कांस्टेंट है, दिस इज द एम्पलीट्यूड, ये x जो है चेंज होता रहता है। सो एट दिस पॉइंट x0² माइनस इस पॉइंट पर एक्सट्रीम पर हमारे पास जो x है वो भी x0 के बराबर है, मीन x0² है। सो x0² माइनस x0² से 0 आ जाता है, सो टोटल एनर्जी बिकम 0। सो ये हम कॉमन सेंस से भी कह सकते हैं कि इस सिंपल पेंडुलम जब इस पोजीशन पर आता है तो ये रुक जाता है, फिर वापसी का रास्ता इख्तियार कर लेता है, यहाँ पर आ जाता है, फिर वह यहाँ पर रुककर दोबारा से ऑसिलेशन स्टार्ट कर देता है। तो ये क्लियर है कि इस साइड पर आकर ये बॉल जो है रुक जाती है, ये पेंडुलम रुक जाती है। सो वेलोसिटी 0 होगी तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होगी, 0 होगी। इस तरह भी आप इस इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं। अब अगर हमें मीन फाइंड कर लूँ तो हमारे पास है हाफ के। अब हमारे पास x0² माइनस इस पॉइंट पर जो है हमारे पास इस पॉइंट का इस पॉइंट से डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है, मीन बॉडी ने मूव ही नहीं किए, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी हाफ के x0², एंड दिस इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। सही है। तो अगर आपसे पूछे कि काइनेटिक एनर्जी कब मैक्सिमम होती है, तो काइनेटिक हमारे जो है एक्सट्रीम पर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी 0 होती है, और मीन पर जो है काइनेटिक हमारे पास क्या है, मैक्सिमम है, और मैक्सिमम किस चीज़ की बराबर है, हाफ के x0²। तो दिस वाज द काइनेटिक एनर्जी।
अब दूसरी चीज हमारे पास है पोटेंशियल एनर्जी। सही है। सो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास सिंपली किस चीज के बराबर है? पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास बराबर है, हम कह सकते हैं कि ये जो पेंडुलम था इसको अगर यहाँ से यहाँ पर ले जाए तो जितना काम हम इस पर करेंगे वही काम हमारे पास इस पॉइंट पर क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी के तौर पर सेव होगा। सो पोटेंशियल एनर्जी इज जस्ट द वर्क डन ऑन द बॉडी फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन। अब ये फोर्स जो है ये हर पॉइंट पर चेंज होता रहता है। इट मीन्स कि ये फोर्स जो है ये वेरिएबल फोर्स है। सो वेरिएबल फोर्स में हम क्या करते हैं कि वेरिएबल फोर्स में जब हम फोर्स फाइंड वर्क फाइंड करते हैं तो हम ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये डिवाइड कर देते हैं इनटू मेनी पॉइंट्स, और हर एक पॉइंट पर जो है हम क्या करते हैं? वर्क फाइंड करते हैं, फोर्स फाइंड कर देते हैं, सारी फोर्स एवरेज फोर्स फाइंड कर देते हैं और फिर इसको ऐड कर देते हैं। अब आसानी के लिए मैं एक पॉइंट ये ले लूंगा पॉइंट ए, और ये एक पॉइंट मैं ले लूंगा पॉइंट बी। अब बी पॉइंट पर जब डिस्प्लेसमेंट हमारे पास 0 है तो हम कह सकते हैं कि एफ जो है फोर्स जो है हमारे पास क्या है? एफ जो है 0 है जब डिस्प्लेसमेंट हमारे पास 0 है। जब हमने बॉडी को मूव ही नहीं किया है तब हमारे पास फोर्स क्या है? 0 है। अब इस पॉइंट पर जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो फोर्स हमारे पास किस चीज के बराबर होगा? एक्स नॉट को। सो दो पॉइंट्स मैंने ले लिए, एक ये डिस्प्लेसमेंट जब 0 था और डिस्प्लेसमेंट जब एक्सट्रीम पर था। अब अगर इसका मैं एवरेज निकालूं, एवरेज हम इस तरह निकाल देते हैं किसी भी चीज का, जब हम एवरेज निकाल देते हैं वो 2 वैल्यूज को हम ऐड करेंगे और जितनी वैल्यूज से डिवाइड करेंगे, सो द प्लस द डिवाइड बाई 2, इससे हमारे पास आ जाता है हाफ के एक्स नॉट। सो ये हमारे पास क्या हो गई? एवरेज फोर्स। सो डब्ल्यू हमारे पास एफ डी के बराबर है। एफ ऑलरेडी हमें पता है कि हाफ के एक्स नॉट है, और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास किस चीज के बराबर है इस केस में? एम्पलीट्यूड की। सो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाता है हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। सही है। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन हमारे पास ये बन गया। अब एट एनी इंस्टेंट जिस पर पॉइंट पर भी आप पोटेंशियल एनर्जी का पॉइंट करना चाहते हैं इसके लिए हमारे पास ये फार्मूला है। अब अगर हमारे पास x0 है मींस बॉडी जो है मीन पोजीशन पर है, ये हमारे पास पेंडुलम में इस पोजीशन पर जो है डिस्प्लेसमेंट 0 होती है, तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन x0 हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इज इक्वल टू व्हाट? वो हमारे पास 0 बन जाएगी। अब इस पॉइंट पर जब एक्सट्रीम पर जो है जब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होती है, एक्स नॉट के बराबर होती है या एम्पलीट्यूड के बराबर होती है, तब हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी बराबर होती है हाफ के एक्स नॉट, और ये हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर जो है हमारे पास मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है। सही है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कब होगी मैक्सिमम कब होगी, तो मिनिमम जो है मीन पोजीशन पर होती है और मैक्सिमम जो है वो हमारे पास किस चीज पर होती है? एक्सट्रीम पर होती है, और काइनेटिक एनर्जी उसकी उलट है। तो दिस वाज द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। अब टोटल एनर्जी जब हम फाइंड करेंगे तो हमें किसी भी पॉइंट्स पर हमें पता है कि टोटल एनर्जी हमारे पास किस चीज की बराबर होगी? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी हमने फाइंड की, ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। इन दोनों को अगर हम इस तरह ऐड कर ले तो हमारे पास ये एक इक्वेशन बन जाता है हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। सही है। अब कुछ सवालात पैदा होते हैं, जिस तरह ये हमारे पास पेंडुलम है, ये पेंडुलम जब यह होता है तो यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हमारे पास क्या है? वो 0 है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी इसकी क्या है? वो मैक्सिमम है। अब ये जब इस तरह ऊपर आ जाता है एक्सट्रीम पर, तब इसमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है जो इसकी वैल्यू मैक्सिमम है, और इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमारे पास क्या है? वो 0 है। सो अगर हम देख लें तो जिस तरह हम नीचे आ जाते हैं पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाती है और काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है। एक वैल्यू जो है डिक्रीज हो रही है और दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो हमें वो पॉइंट चाहिए जिस पर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की बराबर होगी। सो वो पॉइंट कहाँ पर होगा? दूसरा पॉइंट, जब काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की डबल होगी या पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक की डबल होगी। अब ये भी एक क्वेश्चन है कि हमारे पास अगर ये एक पेंडुलम है और ये एक्सट्रीम है तो इसकी बीच पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी या पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी या दोनों सेम होगी। तो ये कुछ चीज़ें जो है ये हमें फाइंड करनी है,
ये बहुत ही ज़रूरी है। द फर्स्ट वन जो है वो हम फाइंड कर लेते हैं, कौन सा वाला, दिस वन इज लाइक वो पॉइंट जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी आपसे पूछे जाए कि पेंडुलम है, तो हमें वो पॉइंट बताए जिस पर द पॉइंट वेयर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। तो ऑप्शन में ये होगा कि ये पॉइंट हमारे पास क्या है, एम्पलीट्यूड डिवाइड बाई 2 या एक्स नेट डिवाइड बाई 2। तो डायरेक्टली जो स्टूडेंट जो तुक्का लगा देते हैं वो ये लगा देते हैं कि यार यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच जो है एक इंक्रीज हो रही है, दूसरी डिक्रीज हो रही है, तो इसके बीच जो है पॉइंट जो है ये होगी। सो मोस्टली स्टूडेंट जो है 99% लोग ये जब तुक्का लगाते हैं तो ये पॉइंट कर लेते हैं, लेकिन ये गलत है। एंड लेट्स प्रूव इट के वाई। सो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए वो पॉइंट जिस पर पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक की बराबर होगी। ये हमारे पास है पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स नॉट के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हमने पुट की, ये काइनेटिक एनर्जी की। हाफ के इस साइड का कैंसिल हो गया, इस साइड से हमारे पास रह गया एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस एक्स स्क्वायर को अगर मैं इस साइड पर ले आऊँ तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, विच मीन्स 2x स्क्वायर, और ये रह गया ए स्क्वायर। तो हमें फाइंड करना है एक्स, तो एक्स को मैं इस साइड पर ले आऊँ तो ये हमारे पास बन जाएगा ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2, या इसका अगर मैं अंडर रूट लूँ तो ए डिवाइड बाई अंडर रूट 2। तो जो पॉइंट है वो कुछ इस तरह है। तो ये वो पॉइंट है जिस पर पोटेंशियल एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी की बराबर होती है। सही है। अगर आपको कहे कि वो पॉइंट मालूम कर ले जिस पर हमारे पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी की 3 टाइम्स है, तो जो मांगा है फिजिक्स का सबसे बेहतरीन ट्रिक ये है कि जो चीज आप लोगों से मांगा है उसी में उसकी सोल्यूशन होती है। लाइक वो आपसे पूछे कि हमें वो पॉइंट बता दे जिस पर पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की 3 टाइम है, सो ये भी आपका सोल्यूशन हो गया। आपने बस उस जो पूछा है उसको लिखना है कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा पास आंसर आ जाएगा। लाइक यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास किस चीज के बराबर है, हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी बराबर है हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हाफ के से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास रह जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस एक्स स्क्वायर को मैं इस तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर इस 3 को मल्टीप्लाई करूँ, जो हमारे पास रह जाएगा 3x नॉट स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। इस 3x स्क्वायर को अगर मैं इस साइड पर ले आऊँ तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर बन जाएगा, 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 3x नॉट स्क्वायर, और x स्क्वायर बन जाएगा, इस 4 को मैं यहाँ पर ले देता हूँ 354x नॉट स्क्वायर। अगर x हमें चाहिए तो मैं जो है अंडर रूट ले लेता हूँ, वो बन जाएगा अंडर रूट 3x नॉट बाई 4। तो ये वो पॉइंट है जिस पर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की 3 टाइम्स होगी। सो जो भी वैल्यू आप लोगों से मांगी गई है, इस तरह जो है आप लोग फाइंड कर सकते हैं। अब हमने तो ये प्रूव कर लिया कि वो पॉइंट जो है जिस पर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की बराबर है वो हमारे पास है, दैट इज x इज इक्वल टू ए डिवाइड बाई अंडर रूट 2। वो हमारे पास a डिवाइड बाई 2 नहीं है, तो हमें ये जो मीन्स और एक्सट्रीम की बीच पॉइंट है इसको हमने फाइंड करना है कि यहाँ पर क्या होगा। अगर वो ये पॉइंट जो है ये वो पॉइंट नहीं है जिस पर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल के बराबर नहीं है, तो फिर इस पॉइंट का क्या मतलब है, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है या पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है या क्या है। तो वी आर गोइंग टू सॉल्व इट। सो हमें पता है कि इस पॉइंट पर जहाँ पर x इज इक्वल टू a डिवाइड बाई 2 काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन हमें फाइंड करना है कि कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है। तो हमें क्या चाहिए, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट। सो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमने पुट की हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स नॉट स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन जो है ये हमारे पास था एक्स नॉट माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास क्या था, एक्स नॉट माइनस एक्स स्क्वायर। सो एक्स नॉट हमारे पास क्या है, एम्पलीट्यूड है। सो मैंने यहाँ पर एम्पलीट्यूड लिख लिया, और एक्स हमारे पास ये पॉइंट अब क्या है, ये पॉइंट हमने ले लिया a बाई 2, जो हमारे पास ये वाला पॉइंट है। अब हमने इसको लगाना है, तो हमारे पास इक्वेशन बन गया हाफ के ए स्क्वायर माइनस ए बाई 2 स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी का हाफ के इस पॉइंट पर फाइंड करना है a बाई 2 स्क्वायर। सो
हाफ के से कैंसिल हो गया, हमारे पास रह गया ए स्क्वायर माइनस ए। तो ये स्क्वायर जो है ये इस 2 पर भी है, ये 4 पर भी है, तो हमारे पास बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4, ए स्क्वायर बाई 4। इसको अगर मैं देख लूँ तो ये हमारे पास 1 ए स्क्वायर है और ये हमारे पास कुछ इस तरह है 1/4। सो 1 ए स्क्वायर माइनस 1 और 4 हमारे पास आ जाता है 0.25 ए स्क्वायर, 0.25 ए स्क्वायर। इसको मैंने इस तरह किया है। सो 1 माइनस 0.25 से आ जाता है 0.75 और ये हमारे पास 1/4 को मैंने इस तरह लिख दिया 0.25। यहाँ 1/4 से क्या आता है 0.25। सो मैंने इसको इस तरह लिख लिया। अब हमें पता है कि 0.25 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर ले तो हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास आ जाता है 3 ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से कैंसिल हो गया। तो हमारे पास जो रिलेशन बच गया वो कुछ इस तरह है कि काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाई पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 3, जिसका मतलब हमारे पास ये हो गया कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की 3 टाइम्स होगी। अब ये जो सोल्यूशन है ये आप लोगों ने बार बार प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस करने के बाद आप लोगों ने ये रटना है। अगर ईटा में आ जाए कि ये हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल है, ये दूसरा एक्सट्रीम पोजीशन है, तो इसकी बीच करेक्ट वैल्यू क्या है आपको आंसर में दिया होगा कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हमारे पास 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगी, या पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी, या काइनेटिक एनर्जी जो है वो 2 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगी, या पोटेंशियल एनर्जी 3 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगी। सो दिस इज द करेक्ट इक्वेशन। जिस ये बाल नीचे आती है काइनेटिक एनर्जी जो है मेट पर पोटेंशियल एनर्जी की 3 टाइम्स ज़्यादा होगी। और इसको कॉमन सेंस में भी इस तरह लिख सकते हैं कि ये जो बाल है यहाँ से स्टार्ट हो जाता है तो पहले इसकी वैल्यू 0 होती है वेलोसिटी, फिर इंक्रीज और डायरेक्टली इंक्रीज हो जाती है। सो इट मीन्स ये आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज नहीं होती है कांस्टेंट स्पीड पर, ये डायरेक्टली जो है बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। सो यहाँ पर जब ये आती है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस। सही है, ये आप लोगों ने याद रखनी है। पहले आप लोगों ने इसको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस के बाद आप लोगों ने जो नतीजा आ जाए वो आप लोगों ने याद रखना है। अब ये ग्राफ जो है ऑलरेडी इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमने पढ़ा था कि अगर हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का ड्रा कर ले तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास साइन वेव फॉर्म देगा। सो अगर आपसे वेव फॉर्म पूछ ले एग्जाम में तो आप लोगों को ये आनी चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट जो है मीन पोजीशन पर हमारे पास क्या होती है, उसकी वैल्यू 0 होती है, और एक्सट्रीम पर जो है उसकी वैल्यू प्लस आर माइनस होती है। ये हमारे पास अगर एक पेंडुलम है तो यहाँ पर इसकी डिस्प्लेसमेंट इस पोजीशन से 0 है क्योंकि ओरिजिनल पोजीशन है, नो एनी शॉर्ट डिस्टेंस। और यहाँ पर जो है ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जो है वो मैक्सिमम है। इस डायरेक्शन में हमारे पास हम प्लस ए लेते हैं और इस डायरेक्शन में हमारे पास क्या हो गया माइनस ए। सो दोनों साइड पर हमारे पास क्या है, एक्सट्रीम पर डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम वैल्यू होती है। सो अगर इसको हम वर्सेस टाइम ग्राफ करें तो हमारे पास साइन वेव फॉर्म आ जाएगा। ये तो हो गई। अब इस एक्सट्रीम पर हमने ये भी कह दिया कि वेलोसिटी हमारे पास 0 होती है। सो एक्सट्रीम पर हमारे पास वेलोसिटी 0 होती है और मीन पोजीशन पर मैक्सिमम होती है जो ए ओमेगा के बराबर है। सो इससे आप काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है इस पॉइंट पर 0 है और काइनेटिक एनर्जी जो है मीन पॉइंट पर हमारे पास क्या है, मैक्सिमम है। सो इसका अगर हम फॉर्म ड्रा कर ले तो हमारे पास कुछ इस तरह का बनेगा। अब एक्सेलरेशन जो है, अब अगर इस एक्सट्रीम पर हम देख ले तो बॉडी आ जाती है स्पीड से, फिर स्लो हो जाती है, फिर मोशन स्टार्ट कर लेती है। तो चेंज जो है एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है, डेल्टा वी बाई टी है। तो यहाँ पर हमारे पास वेलोसिटी में चेंज बहुत ज्यादा गया, बॉडी स्लो हो गई फिर स्टार्ट हो गई। सो हमारे पास मैक्सिमम एक्सेलरेशन एक्सट्रीम पोजीशन पर होती है विच इज ओमेगा स्क्वायर ए। और यहाँ पर जो है एक बॉडी तेजली डायरेक्टली जो हाई स्पीड से मूव कर देती है और वेलोसिटी में चेंज जितना नहीं आता, तो हम कह सकते हैं कि डेल्टा वी हमारे पास 0 हो गया। सो हमारे पास मीन पोजीशन पर जो है वो क्या हो गया, एक्सेलरेशन जो है 0 हो गया। सही है, ये भी हमने कह दिया कि मीन पोजीशन पर जब डिस्प्लेसमेंट 0 होगी, फोर्स 0 होगी, और एक्सट्रीम पर जो है फोर्स हमारे पास क्या होगी, मैक्सिमम होगी, क्योंकि मीन पोजीशन पर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट 0 होती है और यहाँ पर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होती है। सो ये ग्राफ आप लोग याद रखें। सो दिस इज द शॉर्ट नोट, ये हमारे पास कंपेरेटिव स्टडी है।
ये आप लोगों ने याद रखनी। वेलोसिटी का तो बिल्कुल सिंपल केस ये है कि ये तो हम कॉमन सेंस से कह सकते हैं, जब बाल इस साइड पर आ जाता है तो हमारे पास क्या होता है, जब बाल हमारे पास एक यहाँ पर आ गया तो हमारे पास क्या हो गया, ये रुक जाता है। तो इट मीन्स कि ये जो साइड एक्सट्रीम पोजीशन है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास जो है ये हो गया मीन पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन। सो एक्सट्रीम पोजीशन जो पर वेलोसिटी जो है हमारे पास क्या है, जीरो है। यहाँ पर इस एक्सट्रीम पर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास प्लस माइनस ए है, मैक्सिमम है, और मीन पोजीशन पर इसके अपोजिट है, मीन जीरो है, ये मैक्सिमम है। अब इस पॉइंट पर एक्सेलरेशन जो है चेंज इन वेलोसिटी आ रही है तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी और सेंटर में मीन पोजीशन पर जीरो होगी। फोर्स जो है इस मीन पोजीशन पर जीरो है और एक्सट्रीम पोजीशन पर ये मैक्सिमम है। पोटेंशियल एनर्जी का हमने कह दिया कि इस पॉइंट पर मैक्सिमम होती है क्योंकि ये हाइट पर है और यहाँ पर मिनिमम या जीरो है। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर वेलोसिटी जीरो है, सो काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी और इस पॉइंट पर हमारे पास क्या होगी, मैक्सिमम होगी। सो याद रखें कि वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन, फोर्स, काइनेटिक, पोटेंशियल एनर्जी, वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पर मैक्सिमम है, बाकी सब वैल्यूज हमारे पास मिनिमम है। सही है। द केस याद रखें कि अगर आपको ऑप्शन में ये सारी गिवन हो कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन, सो दैट इज द काइनेटिक एनर्जी एंड वेलोसिटी ओनली, और इसके बाकी जो है इसके उलट है। मास स्प्रिंग सिस्टम का इतना टच इन लोगों को नहीं दिया, सेम चीजें है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट आ जाता है F इज इक्वल टू के एक्स, हुक्स लॉ। अगर हमारे पास एक स्प्रिंग है और उसको मास अटैच है, इस मास पर हम फोर्स लगाए और ये डिस्प्लेसमेंट कवर कर ले तो यहाँ पर फिर रिस्टोरिंग फोर्स आ जाएगा जो इस बॉडी को इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ये बॉडी जो है राइट लेफ्ट मूव करेगी। तो ये जो मोशन है ये भी हमारे पास क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अगर आपसे पूछे कि ये स्प्रिंग कांस्टेंट जो है कि इसका यूनिट क्या है, तो यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं कि K इज इक्वल टू F डिवाइड बाई एक्स। सो न्यूटन पर मीटर इज द यूनिट ऑफ व्हाट, न्यूटन पर मीटर इज द यूनिट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट, और CGS में न्यूटन के बजाय डाइन पर सेंटीमीटर होगा। अगर हम फाइंड करना चाहते हैं डायमेंशन तो हमारे पास MT-2 आ जाएगा। और ये K जो है ये हमारे पास रेशियो है स्टिफनेस टू सॉफ्टनेस। सो ये है हमारे पास मास स्प्रिंग सिस्टम। अब हमारे पास अगर ये एक स्प्रिंग है, इसको मास अटैच है, इस पर मैं काम कर लूँ, इसको यहाँ से यहाँ पर ले आओ, तो ये जो काम मैंने कर लिया ये वर्क इस स्प्रिंग में स्टोर होगी इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और इस इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की वजह से ये मास जो है अपनी जगह पर आएगा, फिर ये यहाँ पर आ जाएगा और ये राइट लेफ्ट क्या करेगा, ये मूव करेगा। सो ये जो मोशन है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ठीक सिंपल पेंडुलम की तरह वही इक्वेशन जो है यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी के लिए अप्लाई होंगी और पोटेंशियल एनर्जी के लिए अप्लाई होंगी। अब यहाँ पर जो है कुछ चीज़ें इस तरह है जो बुक में नहीं है, ये आप लोगों ने याद रखनी है। लाइक ये स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यूज जो है ये क्या है, इसकी रेशियो क्या है, इसकी डायमेंशन क्या है, और ये चीज़ें जो है ये बुक में हमारे पास क्या है, ये नहीं गिवन है। अब यहाँ पर एक पॉइंट जो है ये भी नोट कर ले कि स्प्रिंग कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन द रेडियस एंड लेंथ ऑफ द वायर। आपसे ये पूछेंगे कि स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग कांस्टेंट किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है, सो दैट डिपेंड्स अपॉन द रेडियस इन द लेंथ ऑफ द वायर इन द स्प्रिंग। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लेंथ को, जितनी स्प्रिंग की लेंथ ज़्यादा होगी उतनी के की वैल्यू कम हो जाएगी। लाइक फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक स्प्रिंग था, सही है, इसको मैंने कट कर दिया इनटू 2 पीसेस, ये हमारे पास हो गया एक, ये हमारे पास क्या हो गया 2। सो ये लेंथ हमारे पास L था, इस लेंथ को मैंने 2 टुकड़ों में कर दिया। सो जब लेंथ में डिक्रीज कर लेता हूँ तो K का इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, सो K क्या होगा, इसकी वैल्यू K है तो इसकी वैल्यू हमारे पास 2K हो जाएगी। K इज इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू लेंथ, लेंथ को हम हाफ करेंगे तो ये डबल हो जाएगा, लेंथ को हम डबल करेंगे तो ये हाफ हो जाएगा। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन। सही है। ये आप लोगों से MCQs में पूछते हैं कि हमारे पास एक स्प्रिंग था, उसको मैंने दो टुकड़ों में कट कर दिया। सो ये एक स्प्रिंग था, इसको मैंने 2 टुकड़ों में कर दिया, तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट जो है अब किस चीज़ के बराबर है। सो अगर लेंथ को आप हाफ कर लेंगे तो K जो है हमारे साथ खुद ब खुद जो है क्या हो जाएगा,
डबल हो जाएगा, क्योंकि के जो है हमारे पास किस चीज के बराबर है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल। सही है। टाइम पीरियड की अगर हम बात कर ले तो टाइम पीरियड हमारे पास यहाँ पर आ जाता है टी इज इक्वल टू पाई अंडर रूट एम डिवाइड बाई के। और जब हमने पेंडुलम की बात की थी तो वहाँ पर हमारे पास क्या था, टी इज इक्वल टू टू पाई एल डिवाइड बाई जी, और ये हमारे पास आता है ओमेगा स्क्वायर से। अब कुछ चीज़ें इस तरह है, लाइक यहाँ पर लिखे कि फ्रीक्वेंसी किस चीज़ की बराबर होगी, तो हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी जो है वो टाइम की उलट है, तो वह हमारे पास बन जाएगा 1 और 2 पाई के डिवाइड बाई एम। सो कुछ चीज़ें इस तरह है जो आप लोगों को नहीं याद रखनी चाहिए, लाइक जो हमने वहाँ पर बात की थी पेंडुलम की, तो पेंडुलम में जो है वहाँ पर टाइम पीरियड जो है मास पर डिपेंड नहीं करता था, लेकिन यहाँ पर इस फार्मूले को अगर हम देख ले तो टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ एम, मतलब जितनी भी मास ज़्यादा होगी उतनी इनर्शिया ज़्यादा होगी और टाइम पीरियड जो है हमारे पास ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक मास स्प्रिंग सिस्टम है, ये एम हमारे पास एम था और इस एम को हमने इंक्रीज कर लिया कितना, इसको मैंने बना दिया 4m, तो अगर इसका टाइम पीरियड टी था तो इसका टाइम पीरियड जो है वो हमारे पास टी बन जाएगा, क्योंकि टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एम। तो ये आप लोगों ने याद रखनी है। अगर हम मास डबल कर ले तो हमारे पास जो है 4 टाइम इंक्रीज मास कर ले तो टाइम पीरियड डबल हो जाएगा। और ये सिर्फ आनी किस चीज़ में है, ये हमारे पास स्प्रिंग सिस्टम में है। अगर आपसे एमसीक्यूज में पूछे कि हमारे पास एक है मास स्प्रिंग सिस्टम ऑफ सेम मास और एक हमारे पास है पेंडुलम का, और दोनों का मास जो है हम 4 टाइम इंक्रीज कर ले तो किस दोनों के टाइम पीरियड पर क्या असर पड़ेगा, तो याद रखें कि टाइम पीरियड का पेंडुलम के टाइम पीरियड पर असर मास का नहीं पड़ेगा, लेकिन मास स्प्रिंग सिस्टम का पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि फार्मूले के मुताबिक टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट के। सही है, ये भी आप लोग याद कर ले। और यहाँ पर जो है ये इंडिपेंडेंट है एक्सीलरेशन का। पेंडुलम जो था उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल था अंडर रूट जी से, लेकिन मास स्प्रिंग सिस्टम का जी से कोई लेना देना नहीं है। सही है। सो अगर हमारे पास एक घड़ी है और वो हमारे पास मास स्प्रिंग सिस्टम की बेस है, उसको आप हिल पर ले जाए, मून पर ले जाए, कराची में ले जाए, माउंट एवरेस्ट पर ले जाए, जिस भी पॉइंट पर ले जाए, उसकी टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी दोनों पर हमारे पास असर नहीं पड़ेगा। सही है। अब यहाँ पर एक केस आ जाता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मास है, वो हमने अटैच किया है और वो मास बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। सही है। ये मास यू स्प्रिंग लगा, सपोज हमने ये मास स्प्रिंग सिस्टम लिया है, मास हमारे पास बहुत ही छोटा है, लेकिन जो स्प्रिंग हमने लिया है वो बहुत मासिव है, उसका मास बहुत ज़्यादा है, तो तब क्या होगा, तो फिर हमारे पास जो इफेक्टिव मास हम पुट करेंगे फार्मूला में, और इफेक्टिव मास हमारे पास किस चीज़ बराबर है, ये हमारे पास है मास जो सस्पेंड है, ये जो छोटा मास है इसको हम छोटा एम कहते हैं, और ये जो मास ऑफ द स्प्रिंग है इसको कैपिटल एम कहते हैं। सो ये हमारे पास हो गया मास ऑफ द बॉडी जो अटैच है, और ये जो है प्लस मास ऑफ द स्प्रिंग डिवाइड बाय 3। सो ये हमारे पास इफेक्टिव मास हो गई, तो ये हम फार्मूला में फिर ये पुट करेंगे। सो ये आप लोग याद रखें। नाउ ये 2 पॉइंट्स जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ईटा के एमसीक्यूज में आ जाते हैं, लेकिन किसी भी बुक में ये आप लोगों को नहीं मिलेगा कि ये इन लोगों ने एक्सप्लेन नहीं की है। ये कहेंगे कि हमारे पास 2 स्प्रिंग को है, अगर हम सीरीज में कनेक्ट कर ले तो फिर इक्विवेलेंस स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा या टोटल के क्या होगा। अगर हम 2 स्प्रिंग कांस्टेंट K1 K2 को पैरेलल में एक बॉडी से कनेक्ट कर ले तो फिर इफेक्टिव के या इक्विवेलेंस के किस चीज़ के बराबर होगा। सो याद रखिए कि ये के जो है ये कैपेसिटेंस की बराबर है, या ये के जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शन है रेजिस्टेंस को। जिस तरह हम आर जो है सीरीज में जब आर होती है तो वो हम इस तरह लिखते हैं ना, R1 + R2, और जब पैरेलल में होती है तो हम लिख लेते हैं 1 और R1 + 1 और R2। सो के का भी जो है इस तरह का तरीका है, लेकिन वो हमारे पास क्या है, अपोजिट होगा। मीन्स कि जब सीरीज में के कनेक्ट हो गए है तो इसका मतलब है इसका फार्मूला क्या होगा, पैरेलल में जब रेजिस्टेंस हम कनेक्ट कर लेते हैं या कैपेसिटेंस, इसको सिंपली के और सी दोनों सेम कर ले, दोनों सी और के जो एक तरह की प्रोनाउंसिएशन देते हैं।
तो इसको कैपेसिटर की तरह लिखते हैं। इसकी मिसाल इस तरह है, लाइक जिस तरह हम CU कैपेसिटर, दो कैपेसिटर को सीरीज में लगाते हैं, इसी तरह हमने K लगाते हैं, तो कैपेसिटर की तरह ये भी हमारे पास इस तरह का इक्वेशन बनेगा। अब जिस तरह हम दो कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट कर लेते हैं और उसका फार्मूला C1 + C2 होता है, C इक्विवेलेंट हमारे पास C1 + C2 आ जाता है, इस तरह K इक्विवेलेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, K1 + K2। सो आप लोगों से MCQs में पूछते हैं कि हमारे पास दो स्प्रिंग कांस्टेंट है, दैट इज K1 और K2, अगर पैरेलल में कनेक्ट हो गई है तो कौन सा फार्मूला जो इक्विवेलेंट के किस चीज़ के बराबर होगा। ऑप्शन में दिया होगा इधर K1 और K2, या ऑप्शन में दिया होगा K1 + K2, या दिया होगा K1 - K2, या 1/K1 + 1/K2। सो याद रखें कि इसका ऑप्शन क्या है, आंसर क्या है, करेक्ट आंसर इज दिस वन। सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑसिलेशन ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम। अब हमारे पास जो है वो है फ्री ऑसिलेशन। फ्री हमारे ऑसिलेशन हमारे पास वो ऑसिलेशन है, लाइक अब एक बॉडी हमारे पास जो है मूव कर रही है, ये हमारे पास एक ऑसिलेशन है, इसको हम छोड़ यहाँ पर लेकर छोड़ ले और फिर ये यहाँ पर आ जाती है, ये साइकिल्स कंप्लीट कर लेती है और ये हमेशा की तरह इस तरह रहती है। मींस इसकी एम्पलीट्यूड जो है वो टाइम के साथ कांस्टेंट रहती है और ये रुकता नहीं है। सो इस ऑसिलेशन को हम कहते हैं फ्री ऑसिलेशन। मतलब ये बिल्कुल फ्री है, ये ऑसिलेशन कर रहा है और ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, तो इसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड फ्री ऑसिलेशन। अब इसके मुकाबले में हमारे पास है दूसरा ऑसिलेशन, वो है डैम्प ऑसिलेशन। डैम्प ऑसिलेशन हमारे पास वो ऑसिलेशन है जो अगर ये हम ले ले पेंडुलम, इसको यहाँ पर लेकर छोड़ ले तो ये पहले यहाँ पर आ जाएगा, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर छोटा छोटा इसकी एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो जाती है और फिर यहाँ पर आखिर में रुक जाती है। जिस तरह हम स्विंगिंग कर रहे होते हैं ना, तो अगर हम फोर्स अप्लाई ना करें कांस्टेंट पर तो हम क्या करते हैं, तो फिर स्लो 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 आखिर पर रुक जाती है। तो वो ऑसिलेशन जो वक्त के साथ साथ उसकी एम्पलीट्यूड डिक्रीज 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 और फाइनली जीरो हो जाती है, तो वो हमारे पास क्या है, दिस इज कॉल्ड डैम्प ऑसिलेशन। सही है, दिस इज कॉल्ड डैम्प ऑसिलेशन। फोर्स ऑसिलेशन हमारे पास क्या है, फोर्स ऑसिलेशन हमारे पास वही ऑसिलेशन है, लाइक सपोज ये हमारे पास एक ऑसिलेशन था जो हमको, इसको अगर हम छोड़ते तो ये वक्त के साथ साथ उसकी एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो जाती और फाइनली इसकी वैल्यू जीरो हो जाती। तो ये हमारे पास डैम्प ऑसिलेशन होता है, लेकिन इसको हम फोर्स अप्लाई करते हैं ताकि उसकी जो वैल्यू है, जो इसकी एम्पलीट्यूड है वो चेंज ना हो। तो फोर्स ऑसिलेशन हमारे पास वो ऑसिलेशन होता है जिस पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं ताकि उसकी एम्पलीट्यूड में चेंज ना आए। तो ये हमारे पास क्या है, फोर्स ऑसिलेशन है। इट्स ए सिंपली डैम्प ऑसिलेशन, लेकिन उस पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं ताकि उसकी एम्पलीट्यूड में चेंज ना आए। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बन गया फोर्स ऑसिलेशन। नाउ फोर्स ऑसिलेशन का एग्जांपल हमारे पास ये कि जिस तरह हम लोग जो है स्विंगिंग कर रहे होते हैं, हम क्या करते हैं, जब हम स्विंगिंग कर रहे होते हैं तो हम अपने पाँव जो है उसको ज़मीन पर मारते हैं और अपने आप को पीछे के तौर पर धकेल देते हैं। अगर हम इस तरह नहीं करते तो एक वक्त इस तरह आएगा कि ये स्विंगिंग जो है लास्ट में आकर हम यहाँ पर रुक जाते हैं। तो हम यहाँ पर अपने आप को रुकवाने के लिए क्या करते हैं, हम कांस्टेंटली फोर्स अप्लाई कर देते हैं अपने पाँव की मदद से और अपने आप को पीछे के लिए धकेल देते हैं। तो इससे ये होता है कि हमारी जो एम्पलीट्यूड होती है वो हमारे पास कांस्टेंट होती है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ फोर्स ऑसिलेशन। या कभी कभार हम इतनी ज़्यादा फोर्स दे देते हैं कि हमारी एम्पलीट्यूड जो है वो क्या होती है, वो हम इंक्रीज करते हैं। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ फोर्स ऑसिलेशन। रेजोनेंस जो है वो सिंपल सी चीज़ है, जब दो नेचुरल एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी हमारे पास बराबर हो जाती है तो वहाँ पर एनर्जी में एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम हो जाती है और इसको हम कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास एक जितनी भी नेचर में सब्सटेंसेस है, चेयर्स है, शीशा, इन सब की जो है हमारे पास क्या है, रेजोनेंस एनर्जी होती है। सो अगर हम ये एक शीशा ले लें तो हमारे पास कुछ इस तरह के इंसान होते हैं जो हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी आवाज़ निकालती है और ये फ्रीक्वेंसी जब शीशे की फ्रीक्वेंसी से बराबर हो जाती है तो यहाँ पर एनर्जी एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होती है और ये शीशा क्या होता है, ये तोड़ जाता है। तो इस तरह यूट्यूब में आप लोगों ने बहुत सी वीडियोज देखे होंगे जो लोग जो है आवाज़ की मदद से जो है वो क्या करते हैं, वो शीशों को तोड़ते हैं। सो
बेसिकली उसमें इसमें होता यही है कि जो फ्रीक्वेंसी, एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी जो बंदा निकाल रहा होता है वो हमारे पास नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ग्लास से बराबर होती है, और दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पर हमारे पास क्या होती है, एनर्जी मैक्सिमम होती है। सही है। तो दिस वाज जस्ट ऑल अबाउट द रेजोनेंस। ये डैम्पिंग वगैरह जो है बिल्कुल ईजी है। अगर हमारे पास डैम्पिंग जो है ज़्यादा होगी तो हमारे पास क्या होगी, फ्रीक्वेंसी जो है हमारे पास डैम्पिंग ज़्यादा होगी तो हमारे पास एक्स नॉट की वैल्यू कम होती है, और नेग्लिजिबल डैम्पिंग पर जो है ये एक्स नॉट की वैल्यू ज़्यादा होती है। तो इसके लिए हम शॉक एब्जॉर्बर भी लगा लेते हैं। वेव फॉर्म तो हम लोगों ने पढ़ लिया है, पेज जो है ये आप लोग देख ले, और दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर नंबर 7, और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे।